आज की वीडियो 3 स्पीचेस के बारे में होगी, लेकिन बिफोर दैट मेरा दिल चाह रहा है जिस तरह धुरंधर में अक्षय खन्ना ने एंट्री ली थी, उस तरह मैं भी टूश टूश पड़े पुष्पश टाइप में एंट्री ले लूँ, क्योंकि जो मैं पूरे 1 साल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिफरेंट जिक्सॉ पज़ल के जो पीसेस हैं वो जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तस्वीर आपके सामने आ चुकी है और जो इस्टेब्लिशमेंट आउट कहते थे, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ कि इस्टेब्लिशमेंट आउट कौन है। अब क्लियर हो जाएगा कि कौन डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहा था, कौन कैंपेन्स चला रहा था। जो पीटीआई के फवाद चौधरी टाइप सालों साल इस्टेब्लिशमेंट आउट्स रहे हैं वो भी अब खुलकर आ चुके हैं। जुल्फ़ी बुखारी भी बोल रहे हैं कि वाह DGSPR क्या स्पीच की है आपने, ज़बरदस्त, थैंक यू सर। तो सब जो क्या बुद्धू अगर शाम को घर जाए तो उसको बुद्धू नहीं कहते टाइप जो मुहावरा है, वही है कि सारे के सारे अपने घर वापस जा चुके हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो डिस्कशन हो रहा है, सोशल मीडिया चैनल्स जो आपको लगता था यार ये बड़ा गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया कि ये किसको चैलेंज कर रहे थे और किसके कहने पर चैलेंज कर रहे थे। कोई वजह है ना कि पिछले कुछ महीनों से सारा जो टीवी पे सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रहा था वो ये हो रहा था, NFC अवार्ड बहुत मसला है, NFC अवार्ड, अच्छा जी कराची के इशूज़ तो ये क्यों हो रहे थे, कौन करवा रहा था। अब आपको पता चल चुका है। अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि क्या हो रहा है, स्पीचेस पर आने से पहले या प्रोविंस डिबेट पर मेरा ओपिनियन देने से पहले मैं ज़रा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। जो कनाल्स वाला इशू था उस पर जो सेम पेज PPP और इस्टेब्लिशमेंट का है वो थोड़ा सा फट गया था। PPP ने इनिशियली अप्रूव किया, फिर जब पूरी आवाम बाहर आ गई तो PPP को भी यूटर्न लेना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितनी भी थकी हुई, जितनी भी घटिया पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, एंड ऑफ द डे आवाम के शोर पे उनको रिस्पॉन्ड करना होता है। इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री डिक्टेटर्स जो होते हैं उनके पास ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी मजबूरी नहीं है। दिस इज़ सीन एज अ नेगेटिव थिंग कि भाई ये आवाम के सामने झुक जाते हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़। सर एक कमरे में तो नेशनल इंटरेस्ट नहीं डिसाइड हो सकते। पूरा नेशन अगर एक चीज़ के ख़िलाफ़ है तो वो नेशनल इंटरेस्ट हमारे कैसे हुए। खैर वहाँ PPP ने सोचा कि भाई हम तो, जैसे नसीर मेमन ने बोला कि वो अपने गांव में ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकेंगे अगर इन्होंने कनाल्स पे साइन ऑफ किया। वहाँ इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा बहुत गुस्सा आ चुका था। फिर हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट के जो 9 जजेस हैं उनकी एलिवेशन पर प्रेसिडेंट को असेंशन देनी थी, साइन करना था, वो प्रेसिडेंट ज़दारी नहीं कर रहे, उन्होंने रोका हुआ था। वैसे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो साइन करें ना करें, वो 2 हफ्ते बाद वैसे ही लॉ बन जाएगा। लेकिन उन्होंने एक जेस्चर दिखाया कि मैं नहीं कर रहा, मैं इसको डिले कर रहा हूँ। रूमर्स उसमें यही हैं कि उनके 1-2 मन पसंदीदा लोग जो हैं वो नहीं सेलेक्ट हुए, इसीलिए वो दिखा रहे थे अपनी नाराज़गी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को ये नाराज़गी जो है वो कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। ग्रेप वाइन पर तो खबर ये भी है कि कोई सीनियर PPP रहनुमा को खबर मिली कि डाला आ रहा है तो उनको रातों रात टिकट कटाकर दुबई भागना पड़ा। तो कभी कोई लिस्टें शाया हो रही हैं, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही है, तो PPP के लिए जो सर्कल है वो तंग होता जा रहा था। बेसिक मसला क्या है? बेसिक मसला वही है जो हर जगह होता है, पैसा जो है ना वही बेसिक मसला है। तो पैसे का ये मसला है जो मोहसिन नकवी ने भी कहा कि भाई फेडरल बजट तो माइनस से शुरू होता है। 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस के पास पावर डिवॉल्व हुई थी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ थी। मल्टीपल वीडियोज़ हैं हमारी 18 अमेंडमेंट के ऊपर। फेडरल का रोना ये है कि भाई अब जो लायंस शेयर ऑफ द रेवेन्यू है वो तो प्रोविंसेस के पास चला जाता है। इसमें हमने रफ़ीउल्लाह काकड़ के साथ भी पॉडकास्ट की थी जिसमें हम लोगों ने ये एक्सपोज़ किया था कि जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव होता है या मेन स्ट्रीम डिस्कशन होता है NFC पर, वो इतना डिसइंजेनुअस होता है, वो इतना झूठा होता है, क्योंकि वो चीज़ें ये डिस्कस ही नहीं करता कि भाई डिविजिबल पूल है क्या। क्योंकि पेट्रोलियम लेवी जो है वो तो डिविजिबल पूल में जाती ही नहीं, वो तो डायरेक्ट फेडरल के पास जाती है। उसमें जो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें पूरे फिगर बाय फिगर, परसेंटेज बाय परसेंटेज किया था। जब मिफ्ता इस्माइल आए थे उनसे भी मैंने बैक एंड फोर्थ ये किया था कि आप जो नंबर्स देते हैं वो आप सिर्फ डिविजिबल पूल के नंबर्स दे रहे होते हैं, पेट्रोलियम लेवी और जो पैसे डायरेक्ट फेडरल के पास जा रहे हैं वो नहीं डिस्कस होते हैं। मैंने फिर मिर्ज़ा और मिफ्ता इस्माइल को ये भी कहा था कि भाई एक जहाज़ तो आप बड़ा डिस्कस करते हैं, दूसरा जहाज़ आप डिस्कस नहीं करते। तो फेडरल को कितना शेयर मिल रहा है या फेडरल के जो रोने हैं कि भाई हमें नहीं मिलता, वो अलग बात है कि फेडरल का कोई मूड नहीं हम अपने ख़र्चे कम करें।
कैसर बंगाली जब इस पॉडकास्ट पे आए थे उनको ऑस्टेरिटी कमेटी पर रखा हुआ था। उन्होंने जो लुब्बे लुबाब है उनके साथ मेरी गुफ्तगू का वो यही है कि उन्होंने यही सोच के रिज़ाइन कर दिया कि इनकी कोई नीयत नहीं अपना एक भी ख़र्चा कम करने का। पिछले साल ही जो MNAs की सैलरीज़ हैं वो कुछ 189,000 से इन लोगों ने 519,000 कर दिए थे। माशाल्लाह, ये तो 100% से भी कोई 200% इंक्रीज़ तो मेरे ख्याल से तारीख़ में किसी ने इतनी अच्छी जॉब नहीं की कि 200% इंक्रीज़ उनको फ़ौरन मिल जाए। फेडरल सेक्रेटरीज़ की सैलरी भी मोर और लेस इतनी ही है। फिर पर्क्स, प्रिविलेजेस, ये वो तो सारे साइड पर होते हैं। तो फेडरेशन का कोई मूड नहीं अपने खर्चे कम करने का। ज़फ़र मिर्ज़ा जब आए थे उन्होंने बताया कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो इतनी ब्लोटेड है, उसमें कुछ कपल ऑफ 100 लोग हैं जिनमें से शायद 10 लोगों की भी पास हेल्थ की डिग्री नहीं है। तो ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो चुके हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, उनकी फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसमें कई सौ लोग काम कर रहे हैं। NCOC जिस तरह था, चंद लोगों की आप एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएं जो फेडरेशन की हो। बाकी जो हैं ये मिनिस्ट्रीज़, जो काम प्रोविंसेस का है, प्रोविंसेस के पास बजट है, तो हम अपनी फेडरल गवर्नमेंट ये पैसे क्यों खर्च कर रही है, वो तो अलग बात है ना। जो कैसर बंगाली कहते रहते हैं कि नॉन कॉम्बैट मिलिट्री एक्सपेंसेस जो हैं उनको कम करें, वो तो हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। मैंने इस पॉडकास्ट में कई दफ़ा कहा है कि 2019 की UNDP रिपोर्ट थी कि $17.4 बिलियन जो है वो पाकिस्तान एलीट सब्सिडीज़ में दे देता है। यानी हमारे जो मुल्क के अमीर लोग हैं उनको एग्जेम्पशंस, कंसेशन, सब्सिडीज़ में माशाल्लाह हमारी फेडरेशन के पास $17.4 बिलियन हैं जो देने हैं। अच्छा जी, आपने एग्रीकल्चर को भी नहीं टैक्स करना सही तरह से, आपने रियल एस्टेट को भी नहीं टैक्स करना, आपने टैक्स नेट बढ़ाना भी नहीं है, आपने वेल्थ टैक्स भी नहीं करना, आपने अपना एक ख़र्चा भी नहीं कम करना, फिर आपकी जो ये मिनिस्ट्रीज़ हैं आपने वो भी नहीं बंद करनी, आपने और लोग लेकर आने हैं। फिर बार बार न्यूज़ आती है कि भाई इस ब्यूरोक्रेट की जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो बढ़ गई, कितने CC गाड़ी मिल सकती है वो बढ़ गई। ये यहाँ पर आपने 1% का भी ख़र्चा कम नहीं करना। यूसुफ नज़र ने द फ्राइडे टाइम्स में जो रिसेंटली आर्टिकल लिखा है उसमें उन्होंने बोला है कि ये तो 17.4 बिलियन का पुराना फिगर है। अगर आप एग्जेम्पशंस और प्रोक्योरमेंट्स ये सारी चीज़ें निकालें तो 25 से 30 बिलियन डॉलर की जो हमारी वफाक है, हमारा जो स्टेट है, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, वो सब्सिडीज़ में देती है। ये किसी को नहीं चुपता तो क्या है कि भाई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्यों चल रहा है, मेट्रो बस तो एक जंगला बस है। अच्छा जी, लैपटॉप क्यों दिए जा रहे हैं, जितने भी बुरे लोग हैं, करप्ट हैं, चोर हैं, जितनी आपने गालियां देनी हैं दे दें। जो भी थोड़ा बहुत मर के आवाम का फ़ायदा हो जाता है ना, एक लैपटॉप मिल जाता है, 2,000 रुपये मिल जाते हैं, वो ये PPP, PMLN या रोड्स हैं, मेट्रो बस को कितने साल गालियां दी, पूरी कैंपेन चलाई। फिर पेशावर में BRT जो है उसकी करप्शन और उसके जो इशूज़ हैं वो आप खुद निकाल लें। तो जी, गरीब को बस की टिकट पर सब्सिडी मिलती है, ये पूरे मुल्क को चुभता है। गरीब को 2,000 रुपये मिलते हैं, ये पूरे मुल्क को चुभता है। जबकि दुनिया के जो लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं, आतिफ मियाँ, उसके साथ हमारी पॉडकास्ट देख लें, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र्स हैं उससे इकॉनमी का फ़ायदा होता है। ये जो दुबई में लिस्टें आ रही होती हैं ना कि इसके इतने अपार्टमेंट्स हैं, इसके इतने पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, इससे मुल्क का नुकसान ही नुकसान होता है। या जो रियल एस्टेट प्लॉट है ना, इस वक्त कराची के आप फेज़ 8 में चले जाएँ तो 40-50 करोड़ का एक घर का प्लॉट है। प्लॉट, घर वर भी नहीं। ये मुल्क के फ़ायदे में है। यहाँ पे ना हमने टैक्स करना है, यहाँ पे ना हमने अप्रोप्रिएटली लोगों की वेल्थ चेक करनी है, ब्लैक मनी चेक करनी है। यहाँ तो उल्टा एमनेस्टीज दी जाती हैं। चुपती क्या है लोगों को जी, गरीब को बस पे जाने के लिए आप 2-3 रुपए की सब्सिडी कैसे दे रहे हैं। हाय हाय, मुल्क का बड़ा नुकसान हो गया। ये तो लैपटॉप कैसे दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का वोटर हो, PMLN का वोटर हो ना हो, जिसको लैपटॉप मिले थे ना उनकी कहानियाँ सुन लें। कोई वजह थी कि जब इमरान खान पॉपुलर थे तब भी लोग यही कहते थे कि लैपटॉप शहबाज दा, वोट इमरान दा। लैपटॉप से जेन्युइनली लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये जो मोहसिन नकवी ने भी कहा कि आवाम को 2-3 हज़ार लैपटॉप टैबलेट नहीं चाहिए, उनको आप ख़ुद से वो 2-3 हज़ार डॉलर जो है ना कमा सकते हैं। तो जानी कैसे कमाएंगे लैपटॉप से ही कमाएंगे ना। तो लैपटॉप आएगा तो फिर आप ऑनलाइन जाओगे तो फिर आप 2-3 हज़ार डॉलर कमाओगे। इसमें एक और लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट था, ऑनलाइन। मोहसिन नकवी के दौर में जितने इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं, इस वक्त बलूचिस्तान में इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन है, कश्मीर में इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो 2-3 हज़ार डॉलर ऑनलाइन कमाए कैसे जब इंटरनेट ही नहीं आ रहा।
तो अब मैं स्पीचेस पे आ ही चुका हूँ। तो यही मसला चल रहा है पैसों का। वफाक जो है वो कहता है NFC अवार्ड को आप रिवाइज़ करें। 18 अमेंडमेंट के खिलाफ एक पूरी मूवमेंट चलाई थी। जनरल बाजवा ने बोला मुजीब के 6 पॉइंट से ज़्यादा बुरी चीज़ है 18 अमेंडमेंट। वो वक्त आपको याद होगा PTI के दौर में जब 18 अमेंडमेंट रिवर्स हो रहा था, फैसल वाडा ने जूता रख दिया था टेबल के ऊपर। मोहसिन नकवी की जो स्पीच है जो हर जगह वायरल हो गई है, अंदर से मैंने भी थोड़ा पता कराने की कोशिश की। PMLN और PPP अंदर से डरे हुए तो हैं कि बेटा ये क्या हो गया। तो वो जो उन्होंने कहा है सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो मैं अगर आपको आकर बोलूँ तो पाकिस्तान एक्सपीरियंस कोलैप्स कर गया है तो आप बोलेंगे हमें क्यों बता रहा है, अपने आप को पहले निकालना। तो मोहसिन नकवी पहले एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। वो जो एक एक्सटेंडेड केयर टेकर रजीम थी वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही थी गलत थी, ये मोहसिन नकवी से आप पूछ लीजिए जो आजकल कॉन्स्टिट्यूशन को साइड कर रहे हैं। उसके बाद से आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो अगर तो सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, चलें जी आप बोलें भाई मेरे पास तो 3 साल थे। ये जो PMLN की कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट है कि भाई हमारे पास तो 3 साल थे, बैगेज था। 3-4 साल बहुत होते हैं, जितने उनके पास थे उतने ही आपके पास आ चुके हैं अब। बट चलें आप ये 3-4 साल का रोना डाल रहे हैं। स्पीच में तो आपने जो बात की है कि सिस्टम 70-80 साल से नहीं चला, सिस्टम को आप घसीटते जा रहे हैं, ये 10 साल और घसीटेंगे तो नहीं चलेगा। तो मोहसिन नकवी से मेरा बड़ा मासूमाना सवाल है कि सर अगर तो आप 70-80 साल कह रहे हैं तो केड़ा सिस्टम है 70-80 साल से, ऐ भी सानू दस दो। 1947 में जो गवर्नमेंट आई अनइलेक्टेड थी, जो भी थी, एक नया मुल्क बना, उसके तो फ़ौरन ही बाद इस्कंदर मिर्ज़ा आ गए, फिर अयूब खान आ गए, फातिमा जना को बनने नहीं दिया। मतलब कितना हमें झूठा प्रोपेगेंडा सिखाया जाता है ना। क्या बोलते हैं लोग, उड़ती उड़ती कहानियाँ क्या सुनने को मिलती हैं। अयूब खान इतना खुददार आदमी था, उसने सुना कि बाहर एक शख्स ने उसको कुत्ता बोला, उसने बोला मैं रिज़ाइन करता हूँ। टुटुन टुटुन टुटुन। आपको बता ही नहीं जाता कि महीनों महीनों जो हैं, सालों लोग सड़कों में निकले हुए थे। ट्रेड यूनियंस, ये सारे लोग जो हैं, स्टूडेंट यूनियन सड़कों पे थे, मूवमेंट चली। उसके बाद भी याया खान को जाकर इस्तीफ़ा लेना पड़ा था। अयूब खान ने तो 1965 में फातिमा जना के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाई थी वो आप सबके सामने ही है। तो भाई अगर सिस्टम नहीं चल रहा तो बेसिक मैथ कर लो ना कि 1947 से 71 तक तो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वही सिस्टम चला रही थी। लियाकत अली खान कायद-ए-आज़म के 1-2 साल हैं, वो अगर आप हटा भी दें तो उसके बाद से तो जो सिस्टम है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी मिलिट्री है, वही मुल्क चला रही थी। फिर आप लगा लें 6 साल जुल्फ़िकार भुट्टो के, वो साइड पे कर दें। उसके बाद मोटा मोटा 10 साल ज़ियाउल हक़ 11 हैं वैसे, पर फिर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ का जो दौर था उसमें भी ग़ुलाम इसा खान प्रेसिडेंट थे, अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट हटा देते थे, इस्टेब्लिशमेंट ही कंट्रोल करता था। उसके बाद फिर 10 साल मुशर्रफ के लगा लें तो 2008 से लेके 2018 तक, या 1971 से 1972 से लेके 1977 तक 5 साल 10 साल 15 साल, तो 70-80 साल आप कह रहे हैं, तो उसमें तो 15 साल जो भी 1000 सवाल उठा सकते हैं कि कितनी डेमोक्रेसी थी, बट थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी। आप अगर और इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं, जो कि फेयर नहीं होगा, बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप 90s भी ऐड कर लें। तो अगर तो 70-80 साल एक चीज़ नहीं चली तो 10-20 साल वालों की गलती है, या जो 50-60 साल से मुल्क चला रहे हैं उनकी गलती है। हम जो बात करते हैं ना, अवाम को पावर देनी चाहिए, अवाम को, ये जो इजारादारी, इज़ दैट द वर्ड, 2 फैमिलीज़ की हैं, ख़ानदान की हैं, यही जो मुझे गालियाँ देते हैं लोग, या बोलते हैं तुम टाउट हो या तुम सॉफ्ट हो, इसी वजह से कि जो मुल्क का नैरेटिव है ना कि पाकिस्तान अजीम तरीन बेहतरीन 2 फैमिलीज़ आ गई हैं, ये लोग गंदे लोग हैं, ये 40 साल से मुल्क को खा गए, इन फैमिलीज़ को हटा दो सब ठीक हो जाएगा। यही मंजन 10 साल इमरान खान ने बेचा ना, उसके बाद आकर क्या किया, पूरा का पूरा सिस्टम फ़ौज के हवाले कर दिया। ये 2 फैमिलीज़ मसला हैं, ये 2 फैमिलीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। चीफ़ मिनिस्टर का फीफडम अच्छी चीज़ नहीं है, पर उसका सलूशन ये नहीं है कि फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद का फीफडम हो। ये 2 फैमिलीज़ आप सिस्टम से हटा भी दें तो सिस्टम ही मसला है। मोहसिन नकवी का प्रॉब्लम ये है कि वो ये बात सही कर रहे हैं कि सिस्टम मसला है, वो आपको ये नहीं बता रहे कि सिस्टम है क्या, क्योंकि वो ख़ुद उसी सिस्टम के नुमाइंदे हैं। यहाँ पर जो PTI वाले आजकल बड़ा शोर करते हैं कि यार हमारे साथ बुरा हुआ, ये हुआ, आपसे मेरा एक और मासूमाना सवाल है कि आज अगर PMLN को हटा दिया जाता है, PMLN वालों के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस चलते हैं, ये होता है, आप खुश होंगे या आप इनके लिए सड़कों पे निकलेंगे, आप इनके लिए सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाएंगे, आप नवाज़ शरीफ और ज़रदारी की प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। आप यही बोलेंगे यू मेड योर बेड नाउ स्लीप इन इट।
कि आप जो है इस वक्त PMLN किस मुंह से शिकायत कर सकती है कि मोहसिन नकवी हमारे बारे में ये बोल रहा है, अलीम खान हमारे बारे में ये बोल रहा है, जब कैबिनेट आपको बना कर दी, जब ये लोग आप लोगों के पास रखे गए कि भाई ये हैं मिनिस्टर्स, आप लोगों में इतनी हिम्मत, इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी आप लोगों की जो है वो क्रेडिबिलिटी नहीं थी कि आप अपना इंटीरियर मिनिस्टर लगा सकें, तो आज ये किस बात के रोने। आज अगर PMLN बोलता है कि हमारी बिल्ली हमें म्याऊं, अलीम खान और मोहसिन नकवी तो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, ये हमें कैसे बोल रहे हैं? सर ये जो कल जिनकी ज़बान बोल रहे थे वो आपके हक़ में थे, ये उनकी ज़बान बोल रहे हैं, ये आज भी उन्हीं की ज़बान बोल रहे हैं। तो आज अगर वो आपके हक़ में नहीं है तो आप लोगों का रोना नहीं बनता। जिस तरह PTI और इमरान खान है कि फ़ौज की गोदी में बैठकर अगर आए, उसके बाद मीर जाफ़र, मीर सादिक, अरे भाई जब फ़ौज तुम्हें ये पूरा कैबिनेट बनाकर दे रही थी, जब फ़ौज के सारे ये लोग तुम्हारे साथ थे, तब तो तुम बड़े खुश थे। अब जब गोदी से उठा लिया तो गोदी लो, गोदी लो। उसी तरह PMLN ज़ीरो सिंपथीज़ फॉर देम, आप लोगों ने ये किया है, अब आप लोग ये भुगतें। PMLN PPP सेम। ख़बरें ये भी हैं कि मोहसिन नकवी जरदारी से मिले थे ये करने से पहले, तो या तो उनको वार्न करने गए थे कि भाई बॉस जो हैं एट द टॉप, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि इंजी होगा, मान लो तो मान लो, नहीं मानना तो नहीं मानो, या वो कहने गए थे कि भाई अभी भी पानी सर के ऊपर से नहीं गया है, ये फ़ाइनल वार्निंग है, अब हम पब्लिक जा रहे हैं, अब भी अगर खड़े हुए हमारे सामने तो फिर तुसी देख लो। ये जब हम बिलावल की स्पीच पर आएंगे तो इसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये स्पीच कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इकनॉमिक समिट किया गया। फिर मोहसिन नकवी ऐसी बात कर रहे हैं कि बिजनेसमैन जो है वो सिर्फ फ़ंड करता है, वो जब हुकूमत में आएगा, शौकत अजीज़ एक बैंकर थे, वो हुकूमत में आए, उन्होंने क्या किया। 1990 के इलेक्शन में हमारी जो वीडियो है वो देख लेंगे। 1990 के इलेक्शन रिग करवाने के लिए, डेमोक्रेसी को गिरवाने के लिए, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ग़ुलाम इसाक़ खान, जो हमारी मिलिट्री है, जो ऐसा है, वो कराची के जो बिज़नेसमैन हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने किस तरह से इलेक्शंस रिग किए थे और डेमोक्रेसी को दफन किया था इस मुल्क में। नवाज़ शरीफ भी तो बिग बिजनेसमैन थे ना। अगर आपको आज ये बुरे लगते हैं कि भाई ये तो दो ख़ानदान जिन्होंने पाकिस्तान बर्बाद किया उसमें से एक शरीफ ख़ानदान है, तो ज़ियाउल हक़ इन्हीं को लेकर आए थे ना कि आप बिज़नेसमैन हैं, आपको तो पैसा कमाने आता है, आप आ जाएँ। ये बात हम अमेरिका में कर रहे होते हैं, किसी अच्छे मुल्क में कर रहे होते तो सेंस बनता है भाई आप बिज़नेसमैन हैं। यहाँ के बिज़नेसमैन कौन से बिज़नेसमैन हैं? यहाँ तो सारी इलीट प्रिविलेजेस हैं ना, कि जो अमीर लोग होते हैं, वो शुगर माफिया हो, रियल एस्टेट माफिया हो, वो वीट माफिया हो, सारे के सारे जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपनी पसंद की पॉलिसी बनाते हैं, अपनी पसंद की सब्सिडीज़ लेते हैं, अपनी पसंद के फ़ैसले करवाते हैं, उसके अंदर पैसा कमाते हैं, ना कुछ ऐसा बनाते हैं जिसकी दुनिया को ज़रूरत हो। पाकिस्तान की इकॉनमी का बेसिक मसला क्या है? एक्सपोर्ट हम कुछ ढीले का नहीं करते, इंपोर्ट हम लोग रिलायंट हैं। इंपोर्ट में जब हमारे पास डॉलर आ जाएं, किसी की जंग लड़ लें, वो पैसा आ जाता है, वो डॉलर हम उड़ा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं हमारे पास तो पैसा ही नहीं। ना कभी हम अपनी कैपेसिटी बनाते हैं, ना कभी हम अपनी इंडस्ट्री बनाते हैं। एक जो बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं वो टेक्सटाइल करते हैं, कॉटन यहाँ उग जाती है, अल्लाह की मेहरबानी है। वीट कभी उग जाए ज़्यादा, वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। शुगर वाले भी जो हैं वो पैसा कमाने के लिए बोलते हैं कि नहीं नहीं बहुत शुगर है, हमें एक्सपोर्ट करने दें, हमें एक्सपोर्ट करने दें। फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर शुगर शॉर्टेज हो जाती है। तो भाई कौन पाकिस्तान का बिजनेसमैन ऐसा है, कौन ऐसा जीनियस है पाकिस्तान में जो भाई सियासत में आएगा तो मुल्क चला लेगा? क्योंकि बिजनेसेस किस तरह से पाकिस्तान में चलते हैं, यह आप पाकिस्तान की 10-20 सबसे रिचेस्ट आदमियों की लिस्ट निकाल लें, देख लें वो कौन है, कैसे बिज़नेस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कोई फ़र्क नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप आर्मी क्यों नहीं बोलते, आप इस्टेब्लिशमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ आर्मी नहीं है, जो ये एलीट है, जो ये बिज़नेसमैन हैं, वो भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं। कराची के बिज़नेसमैन की मैं बात करूं क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ रहता हूँ। उन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया है, हमेशा। मतलब जो भी हो जाए, PTI को लाना था वो फ़ंड किया, PTI को हटाया वो भी फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। अकील करीम डैडी गए थे इमरान खान से बात करने कि भाई अभी भी टाइम है, जुड़ जाओ। मलिक रियाज बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं भाई, माशाल्लाह, इतना उन्होंने पैसा कमाया। कौन है, क्या किया, किस तरह किया, किससे मिलकर किया, सबको पता है।
तो किस बिजनेसमैन ने कुछ उखाड़ लिया है पाकिस्तान में, मुझे ज़रा ये बता दें। कौन सी फॉर्चून 500 कंपनी जो है वो पाकिस्तान से बनी है? क्यों पाकिस्तान में करोला और सिविक करोड़ करोड़ रुपए की होती है? क्यों आज तक हम एक गाड़ी नहीं असेंबल कर सके? एक्सपोर्ट करना तो हमारे दूर की बात। क्या हम ऐसा प्रोड्यूस करते हैं? क्या हमने ऐसी कोई जीनियस कंपनी बनाई है जो हम दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही हो, दुनिया में मिसालें दे रहे हों? जो पाकिस्तानी टैलेंट है जिसने कुछ अचीव किया है, एटम्स है, वो यूएस में है। सवाले आसिफ हैं, अभी उन्होंने जो बेची है अपनी कंपनी, वो यूएस में है। पाकिस्तान में बैठकर स्पेशली ये जो हमारी ओल्ड स्कूल सेठियाँ कंपनीज़ हैं, क्या उखाड़ लिया है किसी ने, मुझे अगर बता दें तो फिर मैं मान लूँ उनको। और क्योंकि जो फौजी डिक्टेटर्स आते हैं उनकी पॉपुलर लेजिटिमेसी नहीं होती, तो वो एलीट्स के साथ मिलकर ही हुकूमत करते हैं। मुशर्रफ ने भी एलीट्स को एम्पावर किया, ज़ियाउल हक ने एक अपनी पंजाबी एलीट बनाई, अयूब खान ने भी यही किया, इमरान खान ने टर्फ दिया एलीट्स को $3 बिलियन का। तो ये एलीट के साथ मिलकर ही, एलीट्स के पैसे के साथ ही, कोई वजह है ना कि जहांगीर तरीन को भेजा गया था पीटीआई के अंदर, कोई वजह है ना कि वो जो फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल आया था अब राज ग्रुप वाला, कि किस तरह से पीटीआई को फ़ंड किया गया था। फिर वो ख़ुद उनके साथ क्या हुआ था वो जाकर आप आर्टिकल पढ़ लें साइमन क्लार्क का, आपको समझ में आ जाएगी। इसी तरह नवाज़ शरीफ है, अमीर लोग थे, ज़ियाउल हक के साथ मिले, अब आज तक रूल कर रहे हैं। फिर मोहसिन नकवी ने बोला कि भाई ये जो कॉकरोच है ना, इनसे बच के रहें, ये पूरा पासा पलट सकते हैं, कॉकरोच आ सकते हैं। ये मुझे इतनी हंसी आती है ना कि भाई जिसके ख़िलाफ़ आना है वही ये चीज़ वार्निंग दे रही है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट बहुत अक्लमंद है, खुदा के वास्ते मैं इतने टाइम से कह रहा हूँ कि गेम समझ लें। कि कराची में डिसकंटेंट था, उन्होंने एमक्यूएम को इस्तेमाल किया कि अच्छा जी पीपीपी पॉपुलर है, पीपीपी को डिस्ट्रॉय करने के लिए अब हम एमक्यूएम को यूज़ करेंगे। अच्छा भाई, एक टाइम डेमोक्रेसी जो है वो सेटल होना शुरू हो रही है, रूट्स ले रही है, लोगों को आदत हो रही है कि इलेक्शन होता है, सिविलियन ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है, 18 अमेंडमेंट आ गई। उन्होंने बोला कि भाई आवाम का जो डिसकंटेंट है वो तब्दीली के नाम पे करो और फिर वापस हाइब्रिड रजीम बना दो। 2018 से जो हाइब्रिड रजीम चल रही है, सो आई एग्री सिस्टम नहीं चल सकता। जो आया है जिसने सोचा है कि अब हम ही हम हैं, हमारे बाद कोई नहीं, 10-10 साल, क्या उनका एंड हुआ है आप देख लें। अयूब खान से याह्या खान ने रिज़ाइन करवाया 1971 के बाद। याह्या खान वांटेड टू कंटिन्यू, उनके जूनियर ऑफिसर्स ने बोला कि सर हम आपके ऑर्डर नहीं मान रहे। ज़ियाउल हक का तो चलें एक ट्रेजेडी हो गई। मुशर्रफ जो हैं विद इन द सिस्टम, उनको बोला गया कि चलें आप। और फिर एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, मोहम्मद ज़ुबैर जब यहाँ पर आए हुए थे तो उन्होंने बोला कि मुझे एक दफ़ा जनरल बाजवा ने बुलाया, उन्होंने मुझे बोला कि ज़ुबैर ये बताओ मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ या मरीम नवाज़? तो मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं मैं हंसना शुरू हो गया। तो जनरल बाजवा ने बोला नहीं मैं कह रहा हूँ अगर मेरी रैली निकलेगी और मरीम नवाज़ की रैली निकलेगी तो ज़्यादा लोग कहाँ आएंगे। तो बस मैं ये कह सकता हूँ कि मुशर्रफ जाने के बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की थी और एक दफ़ा मैं शाहरा कायदीन पे था तो मैंने देखा उनकी एक रैली हो रही है। मतलब वो 2D में रैली थी क्योंकि फ्रंट जिन लोगों ने बैनर पकड़ा हुआ था उनके पीछे कोई भी नहीं था। तो ये लगता है जब आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं और सब बोलें कि आप ही आप हैं, ये जो जालिब साहब की नज़म भी है कि तू खुदा का नूर है, अकल है, शऊर है, ये लगता है, बट ये लगता ही है। तो ये सिस्टम जिस तरह भी चल रहा है, अगर तो पीपीपी पीएमएलएन भी माइनस हो जाएंगे तो ये जितना मर के चल रहा है ये उतना भी नहीं चलेगा। 2/3 लेके नवाज़ शरीफ आए थे 90s में, मुशर्रफ ने उनको हटा दिया, आज तक नवाज़ शरीफ के नाम का वोट पड़ता है। तो ये किसी को हटाने से, कुर्सी पर बैठ जाने से सिस्टम नहीं ख़त्म हो जाते। ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांग दिया, आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िंदा है, ज़ियाउल हक ज़िंदा नहीं है। इसी तरह आप पॉपुलर विल, पॉपुलर लीडर को हटाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेनज़ीर को मुशर्रफ ने हटाया, मुशर्रफ के अंडर जो 2002 के इलेक्शंस हुए, आमरीत में किस तरह के इलेक्शन होते हैं वो सबको पता है, उसमें भी पीपीपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले। तो भाई वैसे तो मैंने इस पर किताब लिख दी है पाकिस्तान लॉस्ट, जिसका पहला ऐसे यही कहता है, लेकिन मैं थोड़ा मोहसिन नकवी को अगर हिस्टोरिकल लेसन भी दे दूं, पाकिस्तान ने सूबे नहीं बनाए, सूबों ने पाकिस्तान बनाया है। सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन आया, जो वाहिद रेजोल्यूशन आया है पाकिस्तान के हक़ में, वो सिंध असेंबली में आया था। 1940 का जो पब्लिक रेजोल्यूशन था, जिसको आप पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं, जो लाहौर रेजोल्यूशन है,
उसमें ये ही लिखा हुआ है कि पाकिस्तान विल कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। भावलपुर और खैरपुर के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने पैसे दिए, फंड किया, सैलरीज दी जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा NWFE ऑफ दैट टाइम, उधर रेफरेंडम हुआ, किस तरह हुआ वो छोड़ दें। तो ये जो एक आइडिया है कि भाई हमारी मर्ज़ी है, आज 4 सूबे हैं, 5 सूबे हैं, कल 50 हो जाएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जो एक हिस्ट्री है ना पाकिस्तान की, ये उसकी एक इग्नोरेंस दिखाता है आपको। इट्स नॉट एज सिंपल एज अच्छा US में तो इतने स्टेट्स हैं, उसमें तो ये है। बी, इसकी कोई इफ़ेक्टिवनेस मुझे तो समझ में नहीं आ रही। अच्छा चलें, सब नेशनलिज्म से इशू है, आज बलोच यकजहती कमेटी से आपको इशू है, मारंग बलोच से आपको इशू है, तो बलोच बाहर आया हुआ है बलोच के नाम पर ये सोच कर के यार बलोचिस्तान को हक नहीं मिल रहे, हकूक़ नहीं मिल रहे, तो हम स्ट्रगल करेंगे, हम रेजिस्ट करेंगे। हम टेररिज्म की बात नहीं कर रहे, उस पर तो कोई डिस्कशन नहीं है, कोई नहीं फेवर करता। जो प्रोटेस्ट हो रही है कि भाई बलोच के नाम पे जो सियासत हो रही है इसको ख़त्म कर देंगे, तो जो बंदा सड़क में निकला हुआ है वो बोलेगा अरे मैं तो बलूचिस्तान के लिए बाहर आया हुआ था, पर अब तो ईस्ट और वेस्ट बलूचिस्तान हो गए, ओहो अब मैं क्या करूं, अब वापस घर चलते हैं। मतलब अगर तो कनाल्स का इशू है जो सिंध भर में है तो क्या होगा, वो बोलेगा अरे अब तो मेरे प्रोविंस का नाम सिंध नहीं मेहरान है, अब मैं कैसे सिंधी मूवमेंट का हिस्सा हो सकता हूँ। ये जो शनाख्तें हैं ना, ये पैदा नहीं की गई, ये किसी अग्रीमेंट के थ्रू नहीं हुआ, ये रैंडमली किसी को ख्वाब नहीं आया था, ये हज़ारों साल पुरानी शनाख्तें हैं। अगर कोई सिंधी है तो वो हज़ारों साल से सिंधी है, अगर कोई पंजाबी है तो वो हज़ारों साल से पंजाबी है। दिस आइडिया कि पंजाबी होना पाकिस्तान के साथ गद्दारी है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, NWFE ऑफ दैट टाइम, कश्मीर, इन्होंने पाकिस्तान बनाया है, बंगाल ने पाकिस्तान बनाया है, पाकिस्तान ने बंगाल नहीं बनाया। तो आपने जो सोचा था हम बंगाली आइडेंटिटी मिटा देंगे, इनकी नस्लें बदल देंगे, आज से ये बंगाली नहीं बोलेंगे, ये उर्दू बोलेंगे, ये बंगाली नहीं है, ये ईस्ट पाकिस्तान है, बंगाल आइडेंटिटी नहीं है, 1 यूनिट है, कोई सिंध पंजाब, हो गया सक्सेसफुल। क्या हुआ? इतना ये बच्चों का खेल नहीं है हम नक्शे बदल देंगे, नक्शे इस तरह नहीं बदले जाते, शनाख्तें इस तरह से नहीं मिटाई जाती। या तो हम अमेरिका बना दें कि भाई अमेरिकन आए तो नेटिव अमेरिकन का एक जेनोसाइड किया, अब अमेरिका है, अब वो आपकी जो नेटिव अमेरिकन आइडेंटिटीज़ थी, चेरियोकी, ये वो, अब वो ख़त्म हो चुकी हैं, अब अमेरिका हमने बना दिया है, वो कर लें तो ठीक है। पर बांग्लादेश में नहीं हुआ ना सक्सेसफुल। पाकिस्तान अगर उसके बाद संभला है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से संभला है, फिर वही सूबे, फिर उसी सूबे के जो लोग हैं वो आए, उन्होंने बोला कि यार हम इस कॉन्स्टिट्यूशन पे एग्री करते हैं, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम चलेंगे। अगेन बड़ा डिसइंजेन्युअस डिस्कशन होता है, रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर लें, एक दफ़ा सब मिलके कर लिया था ना 1973 में। अगर आप चलने देते, अगर आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं करते तो फिर क्या होता। पहले भी जो मैं कह रहा था कि अवाम के जो ये ढकोसले होते हैं कि अवाम हमारे साथ खड़ी हुई है, ख़बरें चलाई जाती हैं कि मिठाइयाँ बांटी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट हुई वो ज़िया-उल हक़ ने चलाई थी, सबको पता है। तो ये लगता है कि अवामी है, बट वो अवामी होता नहीं है। जिस तरह से मंसूर अली ख़ान ने अभी ये बोला कि भाई मेरे पास पक्की ख़बर तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है, अब रीड बिटवीन द लाइंस कर लें कि कहीं ना कहीं से तो ख़बर आई ही होगी। मंसूर भाई बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, उनके पास सारे ज़राए होते हैं। उन्होंने बोला है ये आइडिया फ्लोट हुआ है कि रेफरेंडम करवा दो। पाकिस्तान में रेफरेंडम किस तरह से हुए हैं वो सबको ही पता है, सबको ही उस चीज़ की तारीख़ पता है, तो करवा दो रेफरेंडम। अगर तो हम इतने फ़ैन्स हैं कि आवाम हमारी डिसाइड करेगी, तो बलूचिस्तान में सबसे पॉपुलर कौन है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कश्मीर में जो लोग सड़कों पे निकले हुए हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो एक इलेक्शन में तो आप वोट करने नहीं देते, रेफरेंडम में आपको आवाम की आवाज़ सुननी है। आवाम की जो आवाज़ है वो तो सालों साल सब सुन रहे हैं। तो आवाम की अगर आपने विल पे चलना है, अगर आप चाहते हैं लोग कॉकरोच ना बन जाएं, तो फिर पुलिस से गोलियां ना चलवाएं ना लोगों के ऊपर। फिर लोग जो लीडर्स चाह रहे हैं उनको लाने दें। हर इलेक्शन रिग क्यों करना पड़ता है? मतलब आवाम की जो विल होगी सर, मतलब माथे पे तो नहीं लिखा हुआ हमारे यार। जो चीज़ पाकिस्तान को जोड़ कर रखती है वो लोगों की विलिंग पार्टिसिपेशन इन पाकिस्तान है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। डंडे की ज़ोर पर, बंदूक की ज़ोर पर कॉलोनीज़ चल सकती हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मोहसिन नकवी भी जो बात कर रहे हैं कि ये तो परवर्स इंसेंटिव्स हैं कि हर
सूबा चाह रहा है कि हमारी आबादी बढ़े, तो शराब आबादी का क्राइटेरिया कम कर दें। ये भी तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने किया है ना, और शुरू से यही टेंशन है कि सेंटर को पावर सेंट्रलाइज करनी है, और उस तरह से मुल्क नहीं चलता, रिजेंटमेंट होती है। फिर जब रिजेंटमेंट बहुत बढ़ जाती है तो थोड़ी बहुत पावर डिवॉल्व करते हैं कि लोग ज़रा ठंड करें, थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी का ढकोसला करते हैं कि लोग ज़रा संभलें। जब थोड़ा संभलते हैं तो वापस वही चीज़ होना शुरू हो जाती है। जिस तरह कनाल्स हैं, जैसे ही ये सब तोड़ेंगे फोड़ेंगे करेंगे, फिर वापस कनाल्स बनाना शुरू कर देंगे, कुछ वो प्रोजेक्ट जाएगा नहीं। जिस तरह बिला वजह रैंडमली कभी कभी काला बाग का शोशा फिर से छोड़ दिया जाता है। तो भाई मोहसिन नकवी साहब, पॉपुलेशन जो है वो 1971 से पहले पाकिस्तान आर्ग्यू करता था कि पॉपुलेशन क्राइटेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। जब 1971 हो गया और पंजाब सबसे बड़ा सूबा बन गया, तब से ये आर्ग्यू किया जाता है कि भाई रिसोर्स शेयर में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बड़ा क्राइटेरिया होगा। आप हटा दें, आपको किसने मना किया है? पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है उसको कम कर दें, डिपेंड के रिसोर्स हमने किस तरह से डिवाइड करनी है। बी, ये जो बातें हैं पावर सेंटर की, वो लोगों की जो रिसोर्सेज हैं वो तो सारी सेंट्रलाइज डिस्कशन, वो तो सारी सेंट्रलाइज की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, माइंस एंड मिनरल्स का फ़ैसला कौन करेगा? ये तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में हो रहा है। हम अगर बात कर रहे हैं पावर शेयरिंग की, अगर हम बात कर रहे हैं पावर सेंटर्स की, तो करने दें। सांगड़ से गैस निकलती है ना, फेडरेशन जाके गैस निकालती है। फेडरल जो इदारे हैं या जो क्वाज़ी फेडरल इदारे हैं, कहने को प्रोविंशियल हैं बट फेडरल हैं, वो निकालते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ लाते हैं, वो फैसला करते हैं कहाँ जाएगी, कितने की जाएगी। सांगड़ के लोगों का फ़ायदा कैसे हो रहा है? पावर आपने सेंटर नीचे करने हैं ना। सांगड़ की गैस का क्या होगा? वो सांगड़ वालों को करने दें फैसला। डेरा बुगती की गैस का क्या होगा? वो करने दें। अकबर बुगती ने क्या बोला था कि भाई हमारा शेयर बढ़ा दें। हाँ, आपने मिसाइल मार दिया आगे से उनके ऊपर। सिंध का तो शिकायत ही यही है, रोना ही यही है कि हमें सेंसस में अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है, हमारी पॉपुलेशन कम दिखाई जाती है। तो ये भी ना करें ना फिर आप। फिर मोहसिन नकवी ने बोल दिया कि द मैन एट द टॉप, वो रेड लाइन नहीं क्रॉस करना चाहते। बेसिक बात है कि जनरल आसिम मुनीर मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहते, बट इसका रिवर्स ये भी है कि एक वार्निंग है कि नहीं किया तो। और ये पावर सेंटर वाली बात भी इतनी डिसइंजेनुअस है, क्योंकि अगर आपने गवादर और कराची को फेडरल टेरिटरी बनाना है, अब आपको ये इशू है कि भाई पावर सेंटर जो है ना वो कराची में नहीं है, जबकि कराची में ही है। सिंध का हर ऑफिस, हर असेंबली, सब कुछ कराची में है। सिंध का पावर सेंटर है ही कराची। पर चलें, आपको लगता है कि नहीं सर कराची का जो फ़ैसला है वो लाड़काना से हो रहा है, नहीं हो रहा, बट ये बयानिया बेच दिया गया है। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से होना चाहिए कराची का फ़ैसला, तो रावलपिंडी और गवादर से होना चाहिए, रावलपिंडी और इस्लामाबाद से होना चाहिए गवादर का फ़ैसला। मतलब फेडरल टेरिटरी का लॉजिक क्या कहाँ से आता है? और ये फेडरल टेरिटरी आप कहें ना कहें, ये तो सबको समझ में आता है ना। MQM पाकिस्तान कौन चला रहा है, कैसे चल रही है, ये तो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। ये भी जो बात है, आम आदमी पार्टी आएगी, छोटी पार्टीज़ आएंगी, बाप पार्टी हो गई, तहरीक इस्तेकाम में पाकिस्तान हो गई, पहले PSP हो गई, अब MQM पाकिस्तान हो गई। ये जो छोटी पार्टीज़ हैं कोट अनकोट, ये कौन बनाता है, कौन चलाता है, कौन इनको हुकूमत में लाता है, कौन इनको सीटों में देता है, ये सबको समझ में आ रही है। तो सीधी बात करें ना यार, लोगों को सीधी सच बोलें कि भाई बेसिक हमारा मसला ये है कि ये मूवमेंट्स और रेजिस्टेंस जो है ना ये थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो हम आपस में ही लड़वा कर एक दूसरे के ख़िलाफ़ काउंटर वेट इस्तेमाल करके कि अच्छा भाई पूरे सिंध में अगर कनाल मूवमेंट हो रही है तो साउथ सिंध में हम MQM को बिठा देंगे, उनको हम इस्तेमाल करेंगे कि भाई टोल प्लाजा पे पुलिस खड़ी कर दो कि कोई प्रोटेस्ट करने कराची पे, तो डंडे वंडे मारें उनको। जो पानी का सिंध में शिकायत है, जो प्रोटेस्ट है, उसको दबा दिया जाए कराची में, उसको कोई भी ना दिखाए, मीडिया भी यहाँ पर कंट्रोल्ड हो, गवर्नमेंट भी यहाँ पर कंट्रोल्ड हो। तो जो दुनिया की नज़रों में आता है कि कराची में कुछ हो जाए, वो चीज़ जो है आप होने ही ना दें, आप उस पर कंट्रोल रखें। इसी तरह गवादर है कि भाई गवादर जो है उधर रिसोर्सेज लगाई गई हैं, और ये ऑब्वियस ही बात है कि भाई जहाँ आप रिसोर्सेज लगाएंगे वहाँ इकोनॉमिक सेंटर बनेगा। गवादर की भी जो बात करते हैं कि भाई इतनी उधर फैसिलिटीज़ हैं, ये हैं, उसमें सवाल ये उठता है कि क्या वो गवादर के लोगों के लिए हैं? गवादर के लोग तो गवादर स्टेडियम में नहीं क्रिकेट खेल रहे, गवादर के लोग तो PC में नहीं रह रहे, गवादर के जो लोग हैं वो तो ये प्रोटेस्ट करते हैं कि पीने का पानी नहीं मिल रहा, वो तो ये प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी सालों साल जो आमदनी थी वो फ़िशिंग से आती थी, अब यहाँ पर चाइनीज़ ट्रॉलर्स आ चुके हैं। तो भाई पावर सेंटर करीब कैसे आ रहा है, दूर जा रहा है। B,
दीज आर ईजियर टू कंट्रोल। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, अपने से दूर देखें, चीज़ आसान हो जाती है। इसराइल ने क्या बोला कि ईरान के अगर टुकड़े टुकड़े हो गए ये हमें अच्छा है, बिकॉज़ ये फिर मैनेज हो जाएंगे। टर्की या ईरान शोर करता है तो वहाँ एक कुर्द मूवमेंट चल जाती है, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल जाती है। सारा जो डिस्कशन है वो हमारी न्यूज़ मीडिया पर इतना डिसइंजेनुअस होता है कि मतलब मेरा दिल चाह रहा होता है किसी दीवार के ऊपर मैं सर मार दूँ। डेमोक्रेसी का जो आप लोग नाम लेते हैं, इट्स लाइक एक बिल्डिंग है, आपने उसका पेंट हाउस बहुत अच्छा बना लिया, आपने उसके अपर फ्लोर्स बहुत अच्छे बना लिए, एंड यूर लाइक हम बार बार ये बिल्डिंग खड़ी करते हैं, ये बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। और उस बिल्डिंग का आपने कभी ना बेसमेंट बनाया है ना ग्राउंड फ्लोर बनाया है, तो फिज़िक्स के ख़िलाफ़ है ना। इसी तरह डेमोक्रेसी के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर लोकल गवर्नमेंट है। बार बार आप जो रोना डालते हैं, जो सही बात है कि पीपीपी, पीएमएलएन, पीटीआई जैसी पार्टीज़ नहीं चाहती लोकल गवर्नमेंट आए, क्योंकि ये लोग ना खुद अपने पावर सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। 100% सही बात है। पर अगर आप इन्हीं पार्टीज़ को डंडा देकर सूबे बनवा सकते हैं, तो आप इन्हीं पार्टीज़ को डंडा देकर लोकल गवर्नमेंट नहीं ला सकते। वो तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना कि हमारा हक है पावर सेंटर करीब। भाई मेरे पावर सेंटर ही क्यों हो, मेरे जो गली का मसला है वो मेरी गली के एंड पे क्यों ना सॉल्व हो। और ये भी बहुत एक गलत डिस्कशन होता है कि आयरॉनिक बात है कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स में लोकल गवर्नमेंट आई है, मिलिट्री डिक्टेटर्स लोकल गवर्नमेंट लाते हैं। आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आपकी जो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको सरकमवेंट करके। अभी अगर मैं केपी में गवर्नर रूल लगा दूं, पीटीआई को फारिग कर दूं और लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ले आऊं, आप क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी आ गई? नहीं ना। इसी तरह ज़ियाउल हक ने डेवलपमेंट फ़ंड्स के थ्रू रूल किया। जो ये आजकल एमएनएज़ और एमपीएस करप्शन करते हैं, डेवलपमेंट फ़ंड की बात करते हैं, ये ज़ियाउल हक के दौर में सारा सिलसिला शुरू हुआ। इसी तरह मुशर्रफ है कि भाई पावर सेंटर की बात हो रही है, राइट्स की बात हो रही है, अकबर पुख्ती ने मांग ली है कि भाई हमारा गैस में शेयर बढ़ा दो। क्या हुआ उधर, आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा। तो लोकल गवर्नमेंट जो सोल्यूशन सबके सामने है, मतलब हमारे घर में सब रो रहे हैं कि गाड़ी नहीं चल रही, गाड़ी नहीं चल रही, हमें नई गाड़ी लेनी चाहिए, हमें नई गाड़ी लेनी चाहिए। और जब वो गाड़ी आकर देखो जो घर में नहीं चल रही, उसमें पहिए ही नहीं लगे हुए 4, तो आप सर ही मारोगे ना कि मेरी जान, पहले जिस गाड़ी आप कह रहे हो नहीं चल रही उसमें पहिए लगा कर देखो। एंड यूर लाइक नहीं नहीं, गाड़ी का डिज़ाइन गलत है, इसकी जगह 8 पहिए होते तो फरफर चलते, एक पहिया तो लगाओ उसमें, फिर बात करो ना आप। पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं चाहती लोकल गवर्नमेंट्स आएँ, लेकिन जेन्युइनली हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती लोकल गवर्नमेंट्स आएँ, क्योंकि लोकल एम्पावर्ड गवर्नमेंट्स का मतलब है कि लोकल टैक्सेशन होगी। मेरा टैक्स या मेरा गार्बेज कलेक्शन टैक्स, लेट से गली के एंड पे अगर कलेक्ट हो रहा है, गली के एंड का बंदा मेरी गली साफ़ करता है, ये तो फिर असल जो मुद्दा है, जो बेसिक मसला है कि वफाक के पास कम पैसे आ रहे हैं, वो इससे कैसे सॉल्व होता है? नहीं होता ना इससे। आपको तो वफाक का वो बढ़ाना है, तो कराची गवादर लेकर कि भाई सारे फाइनेंसेस यहाँ पर हैं, पैसा यहाँ से आ रहा है, पोर्ट सिटीज़ ये हैं, ये डायरेक्ट वफाक ले लो ताकि ये जो पैसा है ये डायरेक्ट वफाक के पास आ जाए। आप तो वफाक का शेयर बढ़ाना चाह रहे हो ना। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि आप रेस्ट ऑफ सिंध का शेयर और कम कर दो, बोलो ये भूखे प्यासे मरे, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ का बजट काट कर कराची में लगा कर ये आप लॉलीपॉप कराची वालों को दे दो कि ये देखें हमने ये किया वो किया, और जो कराची का मेजर लायंस शेयर है वो वफाक के पास चला जाए, उससे मुल्क चले। जो आप बेच रहे हो ना मंजन कि कराची वालों तुम्हारा पैसा सेवण वाला चुरा रहा है, लाड़काना वाला चुरा रहा है, जो अगर आपको लगता है कि चुरा रहा है तो मेरे साथ किसी टाइम भी सेवण और लाड़काना चलें और देख लें कि भाई कहाँ वो पैसा लग रहा है। वो चूरन बेच के, वो आवाम को गुमराह करके, वो प्रोपागेंडा करके इवेंचुअली बिल्ली थैले से क्या निकली, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि गवादर और कराची को फेडरल टेरिटरी बनाने का शौक़ है। ये 1947 में भी शौक़ चढ़ा था, कराची को अलग करने की कोशिश की सिंध के। हिस्ट्री नहीं मिटती, आप जितना चाहें आप कोशिश कर लें टेम्परेरीली, वो इवेंचुअली जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है। इट्स लाइक द रिवर, राइट? आप इंडस रिवर पे अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बना देते हैं, वो लगती भी बड़ी ग्रैंड हैं, वो आप उनको एडवर्टाइज़ भी बड़ा करते हैं। 5 साल 10 साल बाद पानी आता है, पानी को अपना रास्ता याद होता है, फिर कौन सी हाउसिंग सोसाइटी और फिर कौन सा सिंधु दरिया। दूसरी जो स्पीच में डिस्कस करना चाह रहा था, मैंने 3 घंटे की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वो मोस्टली सिक्योरिटी इश्यूज़ और बलूचिस्तान के बारे में थी। ज़ाहिरी बात है BLA जो है
वो अगर टेररिज्म करती है, हमारी भी ज़ीरो टॉलरेंस है। हम भी चाहते हैं कि ये वायलेंस ख़त्म हो, ये टेररिज्म ख़त्म हो, और ट्रेन को हाईजैक कर लेना, पाइपलाइन फाड़ देना, ये तो ज़ीरो एक्सेप्टेंस है इनमें से किसी बिहेवियर की भी। बाकी जो पूरा डिस्कशन है, हमारी मल्टीपल पॉडकास्ट हैं रफ़ीला काकड़ के साथ बलूचिस्तान के ऊपर, जिसमें चीज़ें डिबेट की जा सकती हैं, डिस्कस की जा सकती हैं। जो सरदारों को उन्होंने टारगेट पर रखा, निशाने पर रखा, 1947 में जो पाकिस्तान बना है वो बना ही सरदारों की वजह से, वो बना ही लैंडलॉर्ड्स की वजह से, वो बना ही नवाबों की वजह से। मुस्लिम लीग खुद में नवाब वगैरह जिन को लैंड अलॉट हुए, सर्स जो हैं वो लोग थे, फिर उन्होंने एलाई किया लैंडलॉर्ड्स के साथ। तो ये एक एलीट प्रोजेक्ट ही था, उस तरह से इन्हीं लोगों ने बनाया था। इंडिया में तो ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान बनाया ही इसलिए था कि भाई नेहरू अगर लैंड रिफॉर्म करेगा तो हमारी ज़मीनें भी चली जाएंगी, तो हम ये तो नहीं होने देंगे। तो वो शुरू से ही एक इंट्रेंच्ड लैंडेड एलीट है। वो जो नवाब्स हों, वो सर्स हों, वो सरदार्स हों, वो वडेरे हों, तो ये सिस्टम हमने ख़त्म करना है, इस सिस्टम से हमने बाहर निकलना है। लेकिन इस सिस्टम को जो जान देता है वो इस्टेब्लिशमेंट ही है, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो इलेक्टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो इन्हीं को पड़ती है। अगर महारंग बलोच बलोचिस्तान में मर्ज होती हैं, वो तो सरदार नहीं हैं, वो तो कोई लैंडलॉर्ड नहीं हैं, वो एक पॉपुलर विल से आई। आप अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें तो आप देख लें कौन जीतेगा, सरदार तो नहीं जीतेंगे। तो ये जो सरदार का सिस्टम है या ये जो वडेरे का सिस्टम है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने ही इंट्रेंच किया हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट ही चलाती है, यही लोगों को पार्लियामेंट में लेकर आती है, यही लोग फिर वो लॉ बनाते हैं जिसमें इनकी इनकम टैक्स ना हो, इनके फ़ायदे हों, और ये अपने डाले वाले लेकर जो ये हरकतें करते हैं वो करते रहें। ऐसा नहीं है तो 10-10 साल हमारे पास फौजी डिक्टेटर्स आए हैं। एक लैंड रिफॉर्म दिखा दें मुझे, हम एक दिखा दें कि ये जो लैंडेड एलीट है इसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुए हैं उनको ख़त्म किया हो। इंस्टेड इनको एक्चुअली सिस्टम का आप हिस्सा बनाते हैं। आप इनको बोलते हैं कि आप लोग पावर ले लें, बिकॉज़ जो पॉपुलर पार्टी होती है, जो पॉलिटिक्स की बेसिस पे पॉपुलर होती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ख़ुद एक लैंडलॉर्ड फैमिली से आते हैं, लेकिन वो पॉपुलर जो हैं वो इस वजह से नहीं हुए कि वो वडेरे थे, वो पॉपुलर सियासत कर हुए हैं। इसी तरह बांग्लादेश में अवामी लीग तो आपको कबूल नहीं हुई थी। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो भी जब वापस आई थी वो लैंडेड एलीट बनकर नहीं आई थी, वो वडेरा बनकर नहीं आई थी, वो एक पॉलिटिक्स करने एक पॉपुलर अवामी जमात लीड कर आई थी। अब जो पीपीपी का होल्ड है सिंध में वो थ्रू वडेरेज है, बिकॉज पीपीपी को आपने मल्टीपल दफ़ा डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर खड़ा कर दिया, पूरा का पूरा ख़ानदान ही मार दिया है आपने। तो मुझे बता दें कि कौन सी आमरीत में, कौन सी मिलिट्री डिक्टेटरशिप में लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ, लैंडेड एलीट को ख़त्म किया गया। और ये बड़ी आयरॉनिक बात है कि एक तरफ मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, दूसरी तरफ जो पूरी DGI-SPR की कॉन्फ्रेंस थी अपार्ट फ्राम द सिक्योरिटी इशूज़, वो थी कि ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि बलूचिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रही, बलूचिस्तान में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, ये सब झूठ है। और बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर तो इस सिस्टम ने 4 चांद लगा दिए हैं बलूचिस्तान को और इतनी डेवलपमेंट कर दी है, तो फिर सिस्टम बंद करने की क्या ज़रूरत है? या तो वाकई जो नंबर्स हैं बलूचिस्तान के वो वाकई वो हैं जो दिखाता है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, मोहसिन नकवी ठीक कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा डायरेक्टली तो कंट्रोल बलूचिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट करती है, जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ तो बस बिल्कुल ही तस्वीर भी नहीं है दीवार के ऊपर, पेंट का एक विनियर है दीवार के ऊपर। तो आप हाल देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। रफ़ीला काकड़ के साथ जो हमारी पॉडकास्ट थी उसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि भाई देखें, आपको अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं। जब सरदार अख्तर मिंगल जैसे लोग, डॉक्टर मालिक जैसे लोग थे, बलूचिस्तान के हाल बेहतर हुआ था। 2013 में ये लोग वापस आए, इलेक्शंस लड़े, बलूचिस्तान के लिए रिसोर्सेज रिफॉर्म, आगाज़ जो भी था वो बलूचिस्तान पैकेज वो अनाउंस हुआ, चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जा रही थी। अब देख लें आप वो किस तरफ जा रही हैं वहाँ पर। तो मैं ख़ुद सालों से कह रहा हूँ स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, पर कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तो इस्टेब्लिशमेंट को कनाल्स बनाने हैं और सिंध भर से रेजिस्टेंस आती है तो वो रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए, या लग रहा है इनको कि अभी बलूचिस्तान से रेजिस्टेंस आ रही है उसको तोड़ने के लिए, या अगर PTI बहुत मकबूल है KP में तो उधर से एक कोना बनाकर वहाँ PMLN को जिताकर उनको कमज़ोर करने के लिए, अगर इस वजह से स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जा रहे हैं कि भाई अगर तो PPP PMLN भी नहीं बर्दाश्त हो रही, इनकी रेजिस्टेंस भी नहीं बर्दाश्त हो रही, तो ये भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। फिर हमने काला बाग बनाना हो, कनाल बनाना हो, तो बाप MQMP PMLQ पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, जो भी ये पार्टियां बनाते रहते हैं छोटी मोटी, ये रूल करें
इस वजह से अगर कोई भी चीज़ की जाएगी तो बिल्कुल नहीं हम उसको सपोर्ट करेंगे, ज़ाहिरी बात है हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लोकल गवर्नमेंट ले आएँ, हर मसले का वही सलूशन है। आई एम श्योर फॉरेन प्रॉक्सीज पाकिस्तान में होंगी, एक्टिव होंगी, प्रोपेगेंडा भी कर रही होंगी, टेररिज्म भी कर रही होंगी, लेकिन पाकिस्तान बने हुए तकरीबन 80 साल होने वाले हैं। इतनी इनसिक्योरिटी हमारे अंदर से कहाँ से आ रही है कि भाई कोई सिंधी अपने आप को सिंधी बोल दे तो ये एंटी पाकिस्तान है, कोई पंजाबी ज़बान बोलना शुरू कर दे तो ये एंटी पाकिस्तान है, कराची यूनिवर्सिटी में बलोच कल्चर डे मना लिया जाए तो ये एंटी पाकिस्तान है। ये जो सूबे हैं, ये जो शनाख्तें हैं, इन्होंने चूज़ किया था पाकिस्तान का हिस्सा होना। पाकिस्तान इनको मिटा नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया में तो हम लोग रहते नहीं हैं, जो बार बार बात की जाती है रूल्स ऑफ द गेम बना ले। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स ऑफ द गेम ही है ना, एक रीसेट सिस्टम हो चुका था ना, ईस्ट पाकिस्तान खो चुके थे, सिस्टम रीसेट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सब ऑन बोर्ड आ गए, सब ने अग्री कर दिया, फिर आपने सिस्टम रीसेट कर दिया। जो फंडामेंटल मसला है वो फिक्स नहीं हो रहा, इसी वजह से 7-8 साल बाद आपको एक लॉलीपॉप दी जाती है कि अब तब्दीली आ गई है, अब सिस्टम रीसेट हो गया है, अब सूबे ज़्यादा बन गए हैं। जो बेसिक प्रॉब्लम है वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। आवाम की अगर बात की जा रही है तो नज़र आ रहा है ना, मतलब अब 2026 में हम लोग रहते हैं। आप पाकिस्तान में देखें, बैनर्स लगे हुए होते हैं, एयरपोर्ट पे लैंड करें बैनर्स लगे हुए होते हैं। हम ब्लैक डे मनाते हैं कश्मीर के लिए, हम कश्मीर डे मनाते हैं, उसमें हम क्या दिखाते हैं कि भाई इंडियन जो है वो पैलेट गन्स यूज़ कर रहे हैं, इंडियन जो है वो इंडियन कश्मीरीज़ के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप मीडिया ब्लैकआउट कर दें, जो भी कर दें, इंटरनेशनल मीडिया में पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तान वाले कश्मीर में क्या रिपोर्ट आ रहा है, क्या इमेजेस आ रही हैं, क्या वीडियोज़ आ रही हैं, वो सब ने देख लिया। तो DGISPR जो कह रहे हैं कि इंडियन कश्मीर में जो हो रहा है वहाँ कोई नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहते, इसीलिए तो यहाँ पर अपने राइट्स मांग रहे हैं ना, इसलिए तो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए तो वो चाह रहे हैं कि यहाँ का जो निज़ाम है वो बेहतर है। इंडिया में क्योंकि गोलियाँ पड़ रही हैं, ये तो एक एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता ना कि भाई यहाँ पर फिर राइट्स ना मांगो, क्योंकि वहाँ पर जाओगे तो गोलियाँ पड़ेंगी। बाकी जो मोहसिन नकवी वाली बात थी वो उन्होंने कहा तो कि मैं नहीं कॉमेंट करना चाहता, लेकिन ऑब्वियसली आप रीड बिटवीन द लाइन्स कर लें। ये ऐसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं अक्सर सवाल प्लांटेड ही होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक क्लियर इंडोर्समेंट थी मोहसिन नकवी के बयान की। मोस्ट प्रॉब्ली बयान करवाया भी इन्होंने ही, इसी इदारे ने मोहसिन नकवी से होगा, तो उन्होंने फुल बैक कर दिया है मोहसिन नकवी के बयान को। जहाँ तक आबादी की बात है, भाई आबादी अगर 4 गुना हो चुकी है और सूबे 4 ही हैं, तो आप 40 सूबे भी बना दें तो ये तो नहीं सलूशन ना कि कल को आबादी 4 गुना हो जाएगी तो क्या करेंगे, 160 सूबे बना देंगे। लोकल गवर्नमेंट ले आएँ। ये जो एक आइडिया है कि पूरा पंजाब जो है वो लाहौर से कंट्रोल होगा, या पूरा सिंध जो है वो कराची से कंट्रोल होगा, या पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद रावलपिंडी से कंट्रोल होगा, इस चीज़ को छोड़ देना। अगर आबादी बढ़ गई है, लोकल गवर्नमेंट लोकल फैसले होने दें, लोकल एम्पावरमेंट होने दें। तो अगर हम तारीख़ी तौर पे भी देखें तो इतनी बड़ी जो रेजिस्टेंस आई है वो 1 यूनिट के ख़िलाफ़ हो, वो MRD के ख़िलाफ़ हो, वो अभी कनाल मूवमेंट हो, वो सिंध से आई है। तो हाँ, आप उसको डिवाइड कर तो कर सकते हैं, आपस में लड़वा तो सकते हैं, साउथ से नॉर्थ के पड्डे करवा कर एक दूसरे को इन चेक रख सकते हैं, काउंटर वेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल चीज़ें जो है ना, ये एक टाइम तक ही चलती हैं, फिर लाइक आई सेड दरिया अपना रुख खुद ढूंढ लेता है। एंड अगेन दिस इज़ नॉट अबाउट PMLN और PPP एज पार्टीज़, वो एक बहुत कन्वीनियंट विलन्स हैं। तो वो जब आप एक तरफ कर देते हैं ना, तो फिर हर आर्ग्यूमेंट उनके ख़िलाफ़ वैलिड लगता है, बिकॉज आप ये इतने बुरे लोग हैं। उनका ताल्लुक़ नहीं है सिंध की हिस्ट्री, सिंध का कल्चर, मरसू सिंध ना देसूं, दिस इज़ वे बियॉन्ड PPP की बात ही हो रही है। तो आज की जो तीसरी स्पीच है वो बिलावल भुट्टो की कश्मीर में जो स्पीच है वो डिस्कस कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो की स्पीच आपको देखनी पड़ेगी विद द आइडिया कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वो पूरी स्पीच PMLN को डायरेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिस्टम को डायरेक्टेड है। तो ये जो एक सजेशन है, मैंने अपनी कश्मीर वीडियो में भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कश्मीर की पॉलिटिक्स नेशनल पॉलिटिक्स मिरर करें। PPP PMLN का इत्तेहाद है नेशनली, तो हो सकता है कश्मीर में PPP PTI का इत्तेहाद हो। वो कश्मीर की अपनी पॉलिटिक्स समझनी होती है। लेकिन ये जो एक क्लियर बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम PTI वाले लोगों की तरफ, जो जिनको लगता है इलेक्शन में रिगिंग हुई है, उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं कि आएँ हमारी तरफ, तो ये एक इस्टेब्लिशमेंट को एक आइडिया दे रहे हैं कि PPP को भी PTI ना बना दें। ऑलरेडी PTI से रेजिस्टेंस आ रही है, बलूचिस्तान से रेजिस्टेंस आ रही है, कश्मीर से आ रही है, सिंध में भी आना शुरू हो गई। तो संभलेगा कैसे मुल्क, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा।
PMLN PPP के बीच में जो हो रहा है स्टॉर्म एंड टीका, मेरे ख्याल से कश्मीर की सियासत के लिए एक दूसरे पे थोड़ी बहुत नारेबाजी हो रही है। WWE का मैच है, असल जो टेंशन है वो इस्टेब्लिशमेंट की ही है। PPP और प्रेसिडेंट ज़रदारी पे प्रेशर ज़रूर डाला हुआ है काफ़ी टाइम से, कभी लिस्टों के तहत, कभी वार्निंग्स के तहत, कभी मोहसिन नकवी से मैसेजेस भिजवा कर, लेकिन मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि अभी PPP को हटाकर भी सिस्टम चल सकेगा। ये पर्सनल मेरी राय है। तो जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, वो PMLN पे अटैक कर रहे हैं, फॉर्म 47 पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो बात सिस्टम की कर रहे हैं और उनकी मुराद जो सिस्टम से है वो नहीं है जो मोहसिन नकवी की है। अलीम ख़ान भी आ गए हैं फ्रंट फुट पे। अलीम ख़ान ने भी बोला, मैंने कहा हर सूबे को 3-3 में डिवाइड कर दो। ख्वाजा आसिफ ने फिर उनको रिप्लाई किया कि बेटा पार्क व्यू के जो रेजिडेंट्स हैं पहले उनको तो जस्टिस दिलवा दो। ख्वाजा आसिफ ने बोला कि भाई कोई शर्म है, कोई है तो फिर आप रिज़ाइन करें। बात तो उनकी सही है, लेकिन अगेन लाइक आई सेड आई हैव नो सिंपथीज़ कि भाई आपने क्यों अलीम ख़ान को लिया। अलीम ख़ान PTI में राइट हैंड मैन थे जब PTI एस्टैब्लिशमेंट के साथ थी इमरान खान के, अब वो PMLN में फेडरल मिनिस्टर हैं। तो जब आप सबको पता है एस्टैब्लिशमेंट से ये लोग आ रहे हैं तो आप लोग लेते क्यों हैं? और फिर उसके बाद क्या शिकायत की, यार ये लोग तो हमसे वफ़ादारी नहीं कर रहे। सर वो जिनसे वफ़ादार हैं वो हैं और वो कर रहे हैं। वो तजावीज़ दें, ये जो तजवीज़ उन्होंने दी वो घिसी पिटी तजवीज़ है। शहरी रहमान और मुराद अली शाह ने इस न्यू प्रोविंसेस वाली स्कीम को रद्द कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने भी मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ बयान दिए हैं। जो मेरी रीड है कि भाई PMLN भी नहीं चाहेगी ये हो। पंजाब जो है वो कैश काउ है इस मुल्क का, कोई नहीं चाहेगा कि पंजाब के ऊपर से आपकी गवर्नमेंट जाए। और स्पेशली PMLN का जो फोकस रहता है कि वो जो सेंट्रल पंजाब है, बट इस मैप में साउथ और नॉर्थ अगर हम करें तो अपर पंजाब में होगा, वहीं पर सारी रिसोर्सेज हैं, वहीं पर सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो साउथ पंजाब जहां वो रिलेटिवली कमज़ोर हैं वो देना भी पड़ जाए, पुश कम्स टू शव भी, उनका होल्ड भी अब बहुत ही कम हो चुका है पंजाब के ऊपर, तो वो चाहते ना चाहते हुए वो इवेंचुअली एग्री कर जाएंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा PPP कैसे एग्री करेगी, बिकॉज़ कराची में PPP अनपॉपुलर है और कराची जो है वो फाइनेंशियल हब है। सारे जो रिसोर्सेज लगाए गए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कराची में होती है। तो कराची अगर हट जाएगा, सारी जो ऑफिसेज हैं, हम जो बात करते हैं नए प्रोविंसेस बनाए, ख़र्चे ज़्यादा हैं, नए प्रोविंसेस बनाएंगे, नए कोर्ट्स बनाएंगे, नई असेंबलीज़ बनाएंगे, नई मिनिस्ट्रीज़ बनाएंगे, तो ख़र्चा तो कोई नहीं कम हो रहा, ख़र्चे बढ़ ही रहे हैं। बट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि PPP को क्या ही देना पड़ेगा कि वो इस चीज़ के ऊपर अग्री कर जाएं। ये तो एक बहुत ही डू और डाई टाइप फाइट होगी PPP के लिए, इन माय ओपिनियन। उनमें से एक कह दिया, लेकिन ये ऐसी है जिसको कभी भी ये सिंध की सूफियों की धरती के लोग कबूल नहीं करेंगे। क्योंकि देखें पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा ना कि जब प्रोविंसेस चले आप बना भी दें तो फिर उनको रिसोर्सेज देंगे। अगर सांगड़ से गैस निकल रही है तो सांगड़ के लोग डिसाइड करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो वो आप उनकी रिसोर्सेज भी उनको नहीं देंगे, उनके फैसले भी नहीं करने देंगे। फिर सिंध का जो मसला है वहाँ पानी भी नहीं मिलेगा, और फिर जब पानी नहीं मिलेगा तो भाई ठट्टा में सारी जो एग्रीकल्चर ज़मीन है वो तबाह हो जाए, सखर में पानी ना आए, थर में बच्चे प्यासे मर रहे हों। ये साउथ सिंध का जो प्रोविंस है वो ना रिपोर्ट करेगा, ना उसकी टेंशन लेगा, ना उसके बारे में कोई यहाँ पर प्रोटेस्ट होने देगा। फिर ऐसा ही लगेगा कि भाई हर चीज़ ठीक है। जिस तरह DGISPR की भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि बलूचिस्तान में तो देखें आप कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। इसी तरह आपको बताया जाएगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो बेहतर होती हुई नज़र नहीं आएगी, ना आम आदमी की जो नुमाइंदगी है वो सामने या आगे आएगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से कराची में एक ब्रेन वॉशिंग की गई है, मीडिया ब्रेन वॉशिंग की गई है। PPP की परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी है तो वो चीज़ करना आसान भी हो जाती है। लेकिन PPP बुरी है इसका मतलब है कि जिस इदारे ने 70 साल हुकूमत की है कराची के ऊपर, उस इदारे को कराची दे दो, ये तो मुझे कहीं से सलूशन नज़र नहीं आता। फिर मीडिया में किस तरह अब आपको देख लेना चाहिए क्यों डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, क्या डिस्कशन होता है, किस वजह से होता है कराची डूबता है। तो मल्टीपल शोज़ होते हैं, मल्टीपल दिनों में होते हैं। कल परसों इस्लामाबाद डूबा हुआ था, कोई किसी को नहीं पता चला। लाहौर में लोगों की गाड़ियाँ तबाह हो गई, पानी खड़ा हुआ था इतना टाइम, किसी को नहीं पता चलता। तो ऑफ कोर्स पानी खड़ा होता है, ड्रेनेज नहीं है, ये मसले हर जगह के हैं। बट कब कौन सा मसला दिखाया जाता है, किस वजह से हाईलाइट किया जाता है, अगर आप न्यूज़ में इदारों में जो लोग हैं उनसे बातें करें और उनसे पूछें कि भाई कितनी ख़बरें आती हैं दिन की, कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं। माशाल्लाह से हमारे सहाफ़ी भी जो हैं उनके पास
टोटल इतनी स्पेस है कि भाई पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए तो उस पर तुम लोग शोर मचा सकते हो, क्योंकि ख़ुद ये लोग जो अपनी गाड़ियों में जाते हैं बड़ी बड़ी, उसमें पेट्रोल डलवाते हैं, तो इनको झटका लगता है 5,000 का जब पेट्रोल महंगा होता है कि भाई टैंकी फुल कराने का 5,000 महंगी हो गई, तो ये लोग शोर मचाना शुरू हो जाते हैं। वरना कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध जो जिसके राइट्स हैं, किसी चीज़ पे किसी की आवाज़ नहीं उठती। जो बता दिया जाता है वो बोलना शुरू कर देते हैं। कल परसों आप लोगों ने देखा होगा ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ये सियासी लोगों के ख़िलाफ़ वो ऐसे धुआंधार शोज़ हो रहे थे, आपको लग रहा होगा इनसे बड़े मुहिब्बुल वतन एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो लोग ही नहीं हैं। पर अब आप समझ रहे हैं ना कि कौन किस वक्त किस वजह से इनको चाबी घुमाता है कि दो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को और जरदारी को गालियाँ। मैं नहीं कह रहा कि ये लोग गालियाँ डिज़र्व नहीं करते, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, कहाँ से दिलवाई जा रही हैं। और सबको पता है कि टीपीई की वीडियो मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक इमरान खान का जिक्र नहीं आए। तो इमरान खान फैक्टर देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस सिस्टम रीसेट का मसला ये है कि इमरान खान तो हैं वो फिर प्रेसिडेंट बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, या पीटीआई पीपीपी अंदर होगी, इमरान खान बाहर होगा। लेकिन एक रास्ता, एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर खुल चुकी है इमरान खान के लिए। उज़ैर यूनुस जो बार बार बोल चुके हैं दिस वीक इन पाकिस्तान में कि पीटीआई नेवर मिसेस एन अपॉर्चुनिटी टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। अली जान, मिफ्ता इस्माइल दोनों ने इस पॉडकास्ट में आके आपको बताया कि एक दो दफ़ा पूरी की पूरी डील हो गई थी, कैमराज भी अडियाला चले गए थे, इमरान खान का बयान बस रिकॉर्ड ही होने वाला था, सब कुछ अग्री हो चुका था। वो अग्रीमेंट में क्या था कि बनी गाला जाएंगे या नथिया गली जाएंगे, वो बात की बातें हैं। बट जो मेडिकल रूट है उस रूट से बस ऑलमोस्ट इमरान खान बाहर आ चुके थे, सारी एग्रीमेंट, सारी डील, सब कुछ हो चुकी थी। पॉलिटिकल बयानिए तो कुछ और होते हैं ना, नहीं झुकेगा, नहीं ये होगा, बट पीछे पीछे जो हो रहा होता है सबको समझ में आ रहा होता है। अली अमीन गंडापुर ने क्या बोला कि सबसे ज़्यादा कोशिश इमरान खान को बाहर निकालने की मोहसिन नकवी ने की है। तो मोहसिन नकवी साहब क्यों कर रहे थे पीटीआई के सोशल मीडिया के लिए? तो मोहसिन नकवी कातिल है पीटीआई का, बट पीछे जो डीलें और गुफ्तगू हो रही होती हैं वो फिर किसी और नौयत की होती हैं। तो अभी भी नहीं झुकेगा, नहीं कुछ होगा, नहीं बहाने बनाएगा। इमरान खान ने फरवरी से मेरे ख़्याल से दरख्वास्त दी हुई है कि भाई मुझे पीएनएस शिफा शिफ्ट कर दो। ऑल ऑफ अ सडन मैजिकली कल सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया कि भाई हम इसको सुनेंगे भी और इसको जल्द से जल्द इसकी डेट लगाओ इसकी सुनवाई की। बी रिसेंटली ज़रा खामोशी भी आई हुई है, इतने कुछ धुआंधार बयान आ रहे थे पीटीआई से, वो आने बंद हो गए हैं। कश्मीर के ऊपर भी इतना कोई पीटीआई ने शोर नहीं मचाया। तो रास्ते तो खुल रहे हैं और थोड़े बहुत रास्ते खुलने ज़रूरी भी हैं, बिकॉज़ वो इमरान खान का जो थ्रेट है वो पीपीपी और पीएमएलएन को भी फिर चेक रखता है। भाई लग तो यही रहा है कि बॉयज़ फुल मूड में 28 अमेंडमेंट के। मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ के साथ सिस्टम पूरा रैप अप होने वाला है। मल्टीपल दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि भाई अगर तो शहबाज शरीफ जिन्होंने सभी मान लिया वो भी कबूल नहीं, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि पीछे से जो सिस्टम है वो सही तरह से नहीं बना हुआ, नहीं चल रहा, तो बार बार गवर्नमेंट जो हैं वो 3-4 साल के बाद बली का बकरा बना देते हैं एक शख्स को कि यही शख्स सारा मसला था, अब नया आपके लिए लाए हैं मॉडल, ये सक्सेसफुल है। वो कभी होता नहीं है। तो हो सकता है शहबाज शरीफ को बली का बकरा बनाया जाए, पर मुझे एनी टाइम सून ये चीज़ नहीं नज़र आ रही। एट वर्स्ट जो हो सकता है कि अर्ली इलेक्शंस कॉल हो जाएं, वो भी इस साल नहीं होंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोगों ने मूवमेंट चलाई, जेन्युइनली भी शोर मचाया होगा। एंड रिज़ल्ट फिर आपको यही मिलेगा कि कराची और गवादर जो हैं वो रावलपिंडी से कंट्रोल होंगे। तो मीडिया इसको जो स्पिन दे दे, आपको जो समझना है समझ लें, जो चीज़ें आपके सामने हैं वो सबको